नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आई होप कि आपका प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होगा। हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री की जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट किया था एंड उसके जो 2 पार्ट्स है वो ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिए थे। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिया है। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे पार्ट्स जो हम लोगों ने पहले कवर किए हैं और आगे जो भी आगे पार्ट्स आने वाले हैं वो सारे की जो लिंक है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने पोर्तुगीजों तक डेफिनेटली देखा था कि किस तरीके से पोर्तुगीज जो है वो इंडिया में आए और उन्होंने किस तरीके से इंडिया में अपना एम्पायर एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अभी इस वीडियो में हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं ब्रिटिशर्स के बारे में कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स है वो इंडिया में आए और इंडिया में उनके इनिशियल ईयर्स जो थे वो कैसे थे। क्योंकि लेटर ईयर जो है वो तो डेफिनेटली हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में पूरी की पूरी हिस्ट्री उन्हीं की पढ़नी है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ब्रिटिशर्स ने बहुत ही लंबे साल तक हम लोगों के ऊपर रूल किया, राइट। तो इसलिए सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग ब्रीफली ये देख लेते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जो इनिशियल ईयर्स में इंडिया में आए तब उन्होंने किस तरीके से अपना जो प्रोग्रेस है उसको स्टार्ट किया, अपना जो रूल है वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। क्योंकि हम लोगों को सभी को पता है कि वो एज ए ट्रेडर्स आए थे। तो बेसिकली उनकी पहले कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद धीरे धीरे फिर वो इंडिया के पॉलिटिकल इश्यूज में भी इंटरफेयर करना उन्होंने स्टार्ट किया और फिर उनका एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस था वो बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस था, सडन प्रोसेस नहीं था, है ना। तो इसीलिए हम लोग इस प्रोसेस का इनिशियल फेज जो है वो इस वीडियो में देखेंगे कि ब्रिटिशर्स आए कैसे इंडिया में और इनिशियल ईयर्स में उन्होंने क्या किया। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ये वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं, यूजफुल लगते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम लोगों पे शेयर कर सकते हो और इसको लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग ब्रिटिशर्स की कहानी देखते हैं। तो देखो, ब्रिटिशर्स की कहानी इंडिया में अगर बात करें तो करीब करीब 1600 से स्टार्ट होती है, मतलब 17th सेंचुरी से। ठीक है, अब 1600 में क्या हुआ कि जो यूरोप के अलग अलग कंट्रीज थे, आपको पता ही थे कि पोर्तुगीज है, फिर फ्रेंच है, डच है, सभी इंडिया की तरफ आ रहे थे, ईस्ट एशिया की तरफ, ताकि डेफिनेटली उनको जो रॉ मटेरियल्स है वो आसानी से मिले और उनको वो यूरोपियन मार्केट में जाके बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेड पे बेच सके। और उनमें पोर्तुगीज पहले आए, ये हम लोग देख चुके थे, राइट। अब मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट वीडियो में कि पोर्तुगीज ने वो जो रास्ता ढूंढा वो बहुत देर तक सीक्रेट नहीं रहा, वो सारे यूरोपियंस को पता चलने लगा। ठीक है, इसीलिए जो ब्रिटेन के लोग थे जिनको हम लोग ब्रिटिशर्स कहते हैं उनको भी ऐसा लगने लगा कि क्यों ना हमारा ट्रेड जो है वो भी अच्छी तरीके से डेवलप हो। ये जो पोर्तुगीज लोग हैं ये तो ट्रेडिंग से पैसा कमा ही रहे, तो हम लोग भी क्यों ना कमाएं, क्योंकि हम लोगों को भी रास्ता पता है। ठीक है, अब हुआ क्या करता था कि यूरोप में बहुत सारे कंपनीज हुआ करते थे और उसमें से काफी सारे कंपनीज ब्रिटेन में हुआ करते थे, राइट। अब अगर सारे ही कंपनीज एक साथ इंडिया में आएंगे या एशिया की तरफ आएंगे तो होगा क्या, उन कंपनीज में ही ट्रेड वॉर्स होगा कि इन कंपनीज को कौन सी टेरिटरी मिलेंगी, उन कंपनीज को कौन सी मिलेगी, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन हो जाएगा। इसीलिए जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग सिर्फ एक ही कंपनी जो है वो एशिया की तरफ भेजेंगे और वो पूरा का पूरा ट्रेड जो है वो वहां पे संभालेगी, जिसको हम लोग ट्रेड मोनोपोली बोलते हैं, है ना। तो उस वक्त जो ब्रिटेन की क्वीन हुआ करती थी जिनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ I, उन्होंने एक चार्टर इशू किया। चार्टर का मतलब एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। और उस चार्टर पे उन्होंने सीधा लिख दिया कि आगे आने वाले 15 सालों तक सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वही ये जो ईस्ट इंडीज का ट्रेड है उसको कंट्रोल करेगी, उसके ऊपर उसकी मोनोपोली होगी। ओके, तो पहले 1600 में उन्होंने ये चार्टर इशू किया और 1600 से लेके 1615 तक, मतलब 15 साल तक उन्होंने परमिशन दे दी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप ईस्ट वाला जो पार्ट है ईस्ट इंडीज वाला, वहां पे जाके ट्रेड कर सकते हो फ्रीली, वहां पे आपको कोई भी और ब्रिटिश कंपनी आके तंग नहीं करेगी। ठीक है, और ये जो मोनोपोली थी ये पहले 15 साल ही थी, लेकिन बाद में 1609 में इस मोनोपोली को इनडिफाइनेटली एक्सटेंड कर दिया। मतलब जब क्वीन को समझा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है तो इन्होंने बोला कि आप जितने चाहिए उतने समय तक ईस्ट इंडिया में ट्रेड कर सकते हो। हालांकि ये जो ट्रेड मोनोपोली है ये आगे जाके मतलब 100-200 साल बाद एंड की गई थी, वो हम लोग डेफिनेटली आगे आने वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल 1600 में तो उन्होंने बता दिया कि भाई आपको जितना चाहिए उतना ट्रेड आप कर सकते हो। और इस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक ट्रेडिंग कंपनी बनके इंडिया में आई। ठीक है, अब ये पहली बार कब आई इंडिया में और पहली बार उनके कौन से ऑफिसर इंडिया में आए जो मुगल एम्परर से मिलने गए, ये कभी कभी एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है पहली बार 1609 में एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे जिनका नाम था सर विलियम हॉकिंग्स। ठीक है, जिनको हम लोग कैप्टन हॉकिंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कैप्टन हॉकिंग्स थे ये पहली बार
जहांगीर के कोटे में आए 1609 में, क्योंकि उस वक्त हमारे इंडिया पे मुगलों का राज हुआ करता था 17th सेंचुरी में, ठीक है। और 1609 में मुगल एम्परर इंडिया के हुआ करते थे जहांगीर। तो जाहिर सी बात है अगर कुछ ट्रेड वगैरह करना है इंडिया में तो ब्रिटिशर्स को जब एम्परर, जो सेंट्रल एम्परर था, उनके पास परमिशन लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने अपना एक ऑफिसर जो है विलियम हॉकिंस, वो कोर्ट में भेजा जहांगीर के, और पहली बार उन्होंने प्रपोज किया कि हम लोगों को एक फैक्ट्री डालनी है। अब मैंने आपको फैक्ट्री का मतलब पहले ही बता दिया है। फैक्ट्री का मतलब ये नहीं होता कि वहां पे प्रोडक्शन हो, वो तो आज के प्रेजेंट डे की फैक्ट्री होती है ना। उस वक्त फैक्ट्री का मतलब होगा कि वो लोग जो ट्रेड कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं स्टोरेज करने के लिए जगह चाहिए होगी, जिसको हम लोग वेयर हाउस बोलते हैं, है ना, आज के टर्म में। तो उस टाइम में वेयर हाउस को ही फैक्ट्री कहा जाता था। जो भी गुड्स ब्रिटिशर्स लाएंगे उनको बाकी के नजरों से बचाना है। जैसे उस वक्त इंडिया में पोर्तुगीज भी थे, डच भी थे, तो हो सकता था कि पोर्तुगीज लोग वो जो ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री है उनके ऊपर अटैक करे, या ब्रिटिशर्स के जो गुड्स है वो लेके चले जाए। तो गुड्स को एक सिक्योर जगह पे रखने की जरूरत थी, इसीलिए ब्रिटिशर्स को पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने की जरूरत थी। इसीलिए पहली बार जब वो जहांगीर के कोर्ट में गए तो उन्होंने यही प्रपोजल उनके सामने रखा कि हम लोगों को एक फैक्ट्री डालनी है, राइट। अब जहांगीर डेफिनेटली जानते थे कि ये तो अभी नए नए आए हैं यूरोपियंस, पहले ही पोर्तुगीज आ चुके हैं, तो अभी फिलहाल हम लोग अगर इनको फैक्ट्री के परमिशन देंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। उस तरफ जो पोर्तुगीज है वो भी प्रेशर डाल रहे थे कि इन ब्रिटिशर्स को फैक्ट्री मत लगाने दो, क्योंकि पोर्तुगीज को पता था अगर उनके ज्यादा कॉम्पिटिटर्स इंडिया में बढ़ जाएंगे तो पोर्तुगीजों के लिए भी मुश्किल होगी, और पोर्तुगीजों के पहले से अच्छे रिलेशन मुगल एम्प्रेस के साथ चल रहे थे। तो इसीलिए जहांगीर को ये भी थोड़ा सा इशू था, या थोड़ा सा प्रेशर लग रहा था कि अगर पोर्तुगीज के साथ अगर इनकी ज्यादा बनी नहीं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग बीच में रह जाएंगे, और ये ब्रिटिशर्स और पोर्तुगीज जो है वो दोनों के दोनों अटैक करने के चांसेस है। इसीलिए जहांगीर ने थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली सोचा कि फिलहाल हमारा जो अलायंस है वो पोर्तुगीज के साथ रखते हैं, और ब्रिटिशर्स तो अभी नए नए आए हैं, देखते हैं कि ये और क्या करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा इनके साथ नेगोशिएशंस करेंगे, ठीक है। तो कैप्टन हॉकिंस तो कुछ नहीं कर पाए, उनको फैक्ट्री तो परमिशन मिली नहीं, तो इसलिए वो वापस चले गए। लेकिन उनके बाद कई सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स आए और उन्होंने फिर मुगल एम्प्रेस के साथ नेगोशिएशंस करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि एक फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को यह था कि वो एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी थी, राइट। और प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी होने के कारण होता क्या था कि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस बहुत अच्छे हुआ करते थे, उनके पास पहले से पैसा बहुत था, और इसीलिए मुगल एम्प्रेस को उन्होंने पहली बात तो ये बोली कि देखो आपको कंटिन्यूअसली वॉर्स लड़ने होते, क्योंकि उस वक्त जो मुगल एम्प्रेस है वो कंटिन्यूअसली अलग अलग वॉर्स में इन्वॉल्व होते थे, और आप सभी को पता है कि वॉर में बहुत ज्यादा सिर्फ लोगों का ही नहीं, वेपन्स लगते हैं, पैसा लगता है, बहुत सारे पैसों का नुकसान होता है ना। तो इस टाइम पे अगर पैसों की जरूरत होगी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा आपके साथ रहेगी, ये भरोसा मुगल एम्परर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया, ओके। और इसीलिए 2-3 साल के बाद जो जहांगीर है वो उन्होंने ब्रिटिशर्स को फैक्ट्री लगाने की परमिशन दे दी, और इस तरीके से ब्रिटिशर्स की पहली फैक्ट्री लगी मसूलीपट्टनम में 1611 में। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में एक जगह है, और वहां पे पहली फैक्ट्री ब्रिटिशर्स की लगाई गई जो कि 1611 में लगी थी। कभी कभी ये सवाल भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आप इसीलिए इसको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को याद रखना। 1611 में ब्रिटिशर्स की पहली फैक्ट्री लगी मसूलीपट्टनम में, ठीक है। और जैसे ही पहली फैक्ट्री लगी वैसे धीरे धीरे ये जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने जो छोटे छोटे रूलर्स है उनको टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो डायरेक्ट मुगल एम्परर के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि हम लोगों को यहाँ पे ट्रेडिंग प्रिविलेजेस चाहिए, फैक्ट्री तो उन्होंने लगा दी लेकिन ट्रेड करने के लिए परमिशन भी तो चाहिए होगी, है ना। ऐसे डायरेक्टली जाके तो वो कहीं पे भी ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त इंडिया पे मुगलों का राज था, तो जो ट्रेड करने की परमिशन थी जो मुगल्स के अपॉइंटेड गवर्नर्स थे वही देते थे, है ना। तो जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स को उन अलग अलग गवर्नर्स की परमिशन चाहिए थी पर्टिकुलर इलाके में ट्रेड करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल लेट से बॉम्बे में उनको ट्रेड करना है, तो बॉम्बे में जो भी मुगल गवर्नर होगा उनसे उनको परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या हम लोग बॉम्बे में ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं, और उसके बदले में जो भी पैसा वगैरह होगा वो उनको देंगे, है ना। इस तरीके का प्रोसेस चलता था। अब जाहिर सी बात है फैक्ट्री लगाने की परमिशन तो जहांगीर ने दे दी थी। अब ब्रिटिशर्स को यह लगा कि फिर से अगर हम लोग जाएंगे और ट्रेडिंग प्रिविलेजेस मांगने लगेंगे तो हो सकता है कि जहांगीर गुस्सा हो, क्योंकि अभी तो फैक्ट्री तो लगाने की परमिशन दे दी, अभी आप बोल रहे हो कि ट्रेड करने के लिए भी चाहिए, मतलब और क्या क्या चाहिए आपको, है ना। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, छोटे छोटे रूलर्स को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे 1632 में गोलकोंडा एक जगह है, आज का प्रेजेंट जहां पे हैदराबाद है वहां पे गोलकोंडा एक जगह है, वहां पे गोलकोंडा फोर्ट करके एक फेमस फोर्ट भी है, ठीक है। अब उस गोलकोंडा का जो रीजन था वहां से अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न किया जा सकता था, ये ब्रिटिशर्स ने फाइंड आउट किया, ठीक है। और उस वक्त गोलकोंडा के एक सुल्तान हुआ करते थे,
और उस गोलकोंडा के जो सुल्तान थे उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत थी, क्योंकि जो सेंट्रल मुगल एम्पायर था वो सारे गवर्नर्स को इक्वली पैसा नहीं देता था, किसी को कम किसी को ज्यादा ऐसा देता था। और जो गोलकोंडा के सुल्तान थे उनको काफी सारी लड़ाइयां लड़नी पड़ती थी, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी खराब थी उस वक्त। और इसी कंडीशन का फायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि भाई देखो, आपको फाइनेंस की जरूरत है, हम लोग आपको वन टाइम पेमेंट करेंगे, एक ही टाइम पे पैसा देंगे, आपको सिर्फ क्या करना है, हम लोगों को ट्रेडिंग प्रिविलेजेस देने हैं। अब होता क्या था, वो वन टाइम पेमेंट कर देते थे, क्योंकि जो मुगल एम्परर्स है या मुगल गवर्नर्स है उनको जरूरत थी वन टाइम पेमेंट की। तो वो क्या करते थे, ब्रिटिशर्स लेट से 5,000 10,000 रुपए एक साथ ले लो, है ना, और उसके बदले में हम लोगों को ट्रेड करने की परमिशन दे दो। तो वो क्या करते थे, ट्रेड करने की परमिशन लेके कई गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाते थे। 5,000 तो चलो उन्होंने दे दिए, लेकिन 5,000 के बदले में वो 50,000 का ट्रेड करके जाते थे। इस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो छोटे छोटे रूलर्स को टारगेट करके अपना जो प्रॉफिट है वो अर्न करती थी। और जाहिर सी बात है, मुगल जो एम्परर था या मुगल गवर्नर था उनको ये बात पता थी, बट उनके भी हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि उनको भी तो पैसों की जरूरत थी। अब वो जो 5,000 रुपए की उनको जरूरत थी वो कहां से आएंगे, वो तो ब्रिटिशर्स से ही आएंगे, है ना। अब उसके बदले में अगर 50,000 रुपए वो लोग लेके जा रहे तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं था, है ना, क्योंकि जब तक 5,000 मिलेंगे नहीं तब तक ब्रिटिशर्स जो है वो जाहिर सी बात है कि वहां से ट्रेड जो है वो आगे नहीं बढ़ाएंगे। और ये प्रॉब्लम जो है वो डेफिनेटली मुगल एम्परर्स को वहां पे फेस करना पड़ रहा था। इसी का फायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया कि उनका जो कंपनी थी, उनका कंपनी का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ही प्राइवेट था। तो प्राइवेट था तो उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत हुआ करते थे, जिसके बेसिस पे उन्होंने अपना ट्रेड बहुत ही आगे बढ़ा दिया, राइट। इस तरीके से धीरे धीरे इन्होंने इंडिया में अपना जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया। और करीब करीब 7 साल बाद 1639 में इन्होंने अपना पहला फोर्ट भी स्टैब्लिश कर दिया। अब ये फोर्ट क्यों बनाते हैं, अब आपने सुना होगा कि फोर्ट में अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हमारे सोल्जर्स रखते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेजरी खजाना वगैरह होगा तो वो फोर्ट में हम लोग रखते हैं। और अक्सर जो फोर्ट के आजू बाजू वाला इलाका होता है वो आपके कंट्रोल में रहता है। मतलब फोर्ट एक निशानी होती है कि उस इलाके में आपका कंट्रोल है ना। अब इसी तरीके का कंट्रोल ब्रिटिशर्स को भी स्टैब्लिश करना था, तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 1639 में अपना पहला फोर्टिफाइड फोर्ट जो है वो बनाया। कहां पे, मद्रास में। पहले उस फोर्ट का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज, उसके बाद उसको मद्रास शहर जो है वो बुलाया जाने लगा, ठीक है। तो आज भी प्रेजेंट डे में मद्रास शहर है, आप देख सकते हो, है ना। उसी को पहले फोर्ट सेंट जॉर्ज कहते हैं, जो ब्रिटिशर्स का पहला फोर्टिफाइड फोर्ट था। फोर्टिफाइड फोर्ट का मतलब क्या है कि वहां पे आर्मी ब्रिटिशर्स की थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार अपनी आर्मी जो है वो इंडिया में रखना स्टार्ट कर दिया। तो यू कैन सी कि उन्होंने धीरे धीरे डेवलपमेंट कैसे किया। पहले उन्होंने सिर्फ फैक्ट्री लगाई 1611 में, उसके बाद धीरे धीरे लोकल रूलर जो थे उनसे परमिशन लेने लगे, है ना, अलग अलग जो है ट्रेड प्रिविलेजेस लेने लगे। और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने जो फोर्ट्स है वो भी स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, राइट। और धीरे धीरे उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स को भी हटा दिया। पहले तो उन्होंने पोर्तुगीज को हटा दिया, पोर्तुगीज के साथ उन्होंने समझौता कर लिया। उनको पता था कि पोर्तुगीज जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया में नहीं रहने वाले, और पोर्तुगीज का जो मकसद था वो पूरा का पूरा एम्पायर बिल्डिंग का कभी नहीं था, पोर्तुगीजों को सिर्फ ट्रेड करना था, है ना। लेकिन ब्रिटिशर्स का जो मकसद था वो आगे जाके एम्पायर बिल्डिंग में भी इंटरेस्टेड थे। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि पहले तो पोर्तुगीजों के साथ सेटलमेंट कर लेते, ठीक है। और इसी सेटलमेंट का जो आउटकम था वो था 1662 में, जब जो ब्रिटेन के किंग थे उनका नाम था चार्ल्स II। ब्रिटेन के किंग की शादी जो है वो पोर्तुगीज के प्रिंसेस से करवा दी गई। पोर्तुगीज की प्रिंसेस का नाम था कैथरीन। इन दोनों की जब शादी करवा दी तो एक मैट्रिमोनियल अलायंस क्रिएट हो गया बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड पोर्तुगीज, राइट। और ये अलायंस की वजह से हुआ ये कि ब्रिटिशर्स और पोर्तुगीज जो है वो आगे जाके ज्यादा लड़ेंगे नहीं, और उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि हम लोग इस इलाके में ट्रेड करेंगे पीसफुली, ज्यादा हम लोग वॉर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो 1662 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो हुआ। और आप सबको पता है कि जब शादी होती है तो उस टाइम पे तो जो डावरी की ट्रेडिशन थी वो बहुत ज्यादा प्रिविलेंट थी, बहुत ज्यादा लोग डावरी में बिलीव करते थे। तो लड़कों वालों की साइड ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर के जो किंग थे, है ना। तो ब्रिटिशर्स ने पोर्तुगीज से पूछा कि आप लोग हम लोगों को डावरी में क्या दोगे। तो पोर्तुगीजों ने बोला कि देखो भाई, हमारे पास अभी पैसे वगैरह तो इतने हैं नहीं, लेकिन हम लोग आपको टेरिटरीज दे सकते हैं। इंडिया में हमारे कुछ टेरिटरीज है, वो टेरिटरीज हम लोग आपको दे सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने बोला ठीक है, आप हम लोगों को कौन सी टेरिटरी दोगे। तो पोर्तुगीज ने बोला कि आप बॉम्बे ये जो टेरिटरी है वो रख लो। और बॉम्बे डेफिनेटली वही है जो आज का प्रेजेंट डे मुंबई है, और पहले डेफिनेटली उसके सराउंडिंग में पूरा आइलैंड वाला रीजन भी हुआ करता था। तो पूरा का पूरा जो बॉम्बे है वो ब्रिटिशर्स को एज ए डावरी में दिया गया, दहेज में दिया गया पोर्तुगीजों के द्वारा, राइट। और दिया गया मतलब क्या कि जो बॉम्बे का रेवेन्यू है वो अभी से पोर्तुगीज लोग कलेक्ट नहीं करेंगे, अभी से
ब्रिटिशर्स लोग करेंगे, ये उसका मतलब है। ओके, क्योंकि डेफिनेटली वो बॉम्बे जो है वो कोई ये तो है नहीं, थिंग तो है नहीं कि जो डायरेक्टली उठा के दे दिया है ना, वो तो एक जगह है, राइट। तो उस जगह का जो रेवेन्यू है वो डेफिनेटली कौन कलेक्ट करेगा, अभी ब्रिटिशर्स कलेक्ट करेंगे, पोर्टुगीज नहीं करेंगे, है ना। तो इसकी वजह से ये ब्रिटिशर्स का जो पोजीशन है इंडिया में वो धीरे धीरे इस तरीके से स्ट्रांग होता गया, ठीक है। अब और एक बात हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिशर्स को फायदा क्या मिला, इंडिया में ऐसी क्या सिचुएशंस चल रही थी जिसका फायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया। अब हम लोग तो देख ही रहे कि छोटे छोटे रूलर्स को इन्होंने पहले टारगेट किया और उससे कुछ प्रॉफिट उनको हुआ भी था, है ना। लेकिन बड़े अमाउंट पे प्रॉफिट उनको तब होगा जब डेफिनेटली इंडिया में जो पॉलिटिकल सिचुएशन होगी वो चेंज होने लगेगी। और ब्रिटिशर्स इसी का इंतजार कर रहे थे कि कब इंडिया में ये जो मुगल का रूल है वो धीरे धीरे वीक पड़े। और 1707 में ब्रिटिशर्स की ये जो ख्वाहिश है वो पूरी हो गई, क्योंकि 1707 में जो मुगल एम्पायर के सबसे लास्ट स्ट्रॉन्ग रूलर माने जाते हैं जिनका नाम था औरंगजेब, उनकी डेथ होगी। और औरंगजेब की डेथ होते ही औरंगजेब के जो सक्सेसर्स है, उनके जो बेटे हैं वो आपस में लड़ पड़े गद्दी के लिए। और उनके जो बेटे थे वो बिल्कुल भी ज्यादा काबिल नहीं थे गद्दी पे बैठने के लिए, फिर भी सबको किंग बनना था, तो सब लोग आपस में लड़ने लगे। और ये आपसी लड़ाई में हुआ ये कि जो एम्पायर है मुगल एम्पायर वो वीक पड़ गया। और इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने। हम लोगों को पता ही है कि अगर आप सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो तो आपका लाइफ में प्रोग्रेस बहुत अच्छी तरीके से होगा, है ना। तो ब्रिटिशर्स ने भी यही जो मोटो है वो अपनाया कि अपॉर्चुनिटी के लिए वेट किया और जैसे ही अपॉर्चुनिटी दिखी उसको ग्रैब कर लिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो वीक मुगल रूलर्स थे उनके साथ एग्रीमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये जो वीक मुगल रूलर्स थे इनके पास पहली बात तो पैसे नहीं थे, सारे पैसे ये तो या तो वॉर में लगा दिए या तो जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनल लड़ाइयाँ थी, इनमें ये पैसे वेस्ट कर चुके थे। अब इनको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। अब ये पैसे कहाँ से आएंगे, तो जाहिर सी बात है उस वक्त इंडिया में बहुत सारे यूरोपियन पावर्स थे, पोर्टुगीज थी, फ्रेंच थी, तो इनसे ही उनको पैसा लेना पड़ेगा। और उन सब में सबसे अमीर थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनके लिए तो एसेट बन गई, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनको पैसे प्रोवाइड करती थी, राइट। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी माना, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम लोग छोटा सा भी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो इसका आउटकम जो है वो बहुत ज्यादा मिलता है ना। जैसे पहले उन्होंने गोलकोंडा के सुल्तान को 5,000 या 10,000 रुपए दिए, लेकिन उसके बदले में उन्होंने 10 गुना ज्यादा पैसे कमाए। ठीक उसी तरीके से एक मुगल एम्परर हुआ करते थे औरंगजेब के डेथ के करीब करीब 7 से 8 साल बाद, जिनका नाम था फारूक सियार। इन फारूक सियार जो थे, इनके टाइम पे मुगल की जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो बहुत ही खराब चल रही थी और इनको फाइनेंसिस की सख्त जरूरत थी। तो इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कहा कि आप हम लोगों को 1 टाइम पेमेंट कर दो और उसके बदले में मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट इलाके की जो प्रिविलेजेस है वो देता हूं, बंगाल, गुजरात और हैदराबाद। उस टाइम पे ये 3 इलाके जो थे ये इंडिया में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो अर्न करते थे, ठीक है। तो इसीलिए फारूक सियार ने एक फरमान निकाला जिसको फारूक सियार का फरमान कहा जाता है, ठीक है। और इसको मैग्ना कार्टा ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब एकदम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, राइट। तो मैग्ना कार्टा ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी बना फारूक सियार का फरमान। और ये फरमान क्या था, इस फरमान में लिखा था कि मैं फारूक सियार जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 जगह का रेवेन्यू कलेक्ट करने का या वहां पे ट्रेड करने का अधिकार देता हूं। कौन से, बंगाल, गुजरात एंड हैदराबाद, ये 3 जगह की उनको डेफिनेटली उन्होंने इस तरीके से ट्रेडिंग प्रिविलेजेस दे दी। और क्यों दे दी, क्योंकि उनको फाइनेंसेस की खुद को जरूरत थी। किसको, फारूक सियार को, है ना। तो फारूक सियार को ब्रिटिशर्स ने अराउंड 15-20 हजार रुपए दिए होंगे और उसके बदले में उन्होंने इन 3 जगह की जो ट्रेडिंग प्रिविलेजेस है वो खरीद ली, ओके। और उन ट्रेडिंग प्रिविलेजेस से उन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया, राइट। तो देखा आपने, इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे वो अपना जो फाइनेंशियल सिचुएशन था उसका पहले तो उन्होंने फायदा उठाया। और दूसरी बात तो इंडिया का जो इंटरनल सिचुएशन चल रहा था, जो मुगल के लेटर रूलर्स थे उनके बीच में जो लड़ाइयां चल रही थी, उनका फायदा ब्रिटिशर्स को मिला। और इन सारे सिचुएशंस की वजह से जो ब्रिटिशर्स है वो इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग पावर जो है वो इमर्ज होकर आए। अब आगे जाके हम लोग ये भी देखेंगे कि ब्रिटिशर्स को कौन से यूरोपियन पावर ने सबसे ज्यादा टक्कर दी, क्योंकि पोर्तुगीज के साथ चलो उन्होंने सेटलमेंट कर दी थी, तो पोर्तुगीज ने ज्यादा परेशान ब्रिटिशर्स को नहीं किया। खास करके छोटे वाले जो यूरोपियन पावर्स थे जैसे कि डच, उन्होंने भी ज्यादा परेशान नहीं किया ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिशर्स ने उनको भी सेटल कर दिया। बट जो मेन पावर थी यूरोपियन जिन्होंने ब्रिटिशर्स को सबसे ज्यादा परेशान किया वो थी फ्रेंच, ओके। और ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाइयां हुई और इन लड़ाइयों का आउटकम क्या हुआ ये हम लोग डेफिनेटली आगे आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं, ठीक है।
तो फिलहाल हम लोगों ने ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से इंडिया में अपना जो पैर है वो जमा दिया, ये हम लोगों ने अभी तक देखा हुआ है। ठीक है, आगे डेफिनेटली और भी ज्यादा किस्से आएंगे ब्रिटिशर्स के, जैसे ब्रिटिशर्स ने प्लासी की लड़ाई जीती, फिर बक्सर की लड़ाई जीती, तो वो उन्होंने कैसे जीती, क्या उन्होंने वहां पे टेक्निक्स अपनाए, ये सारी बातें आगे आएंगी। फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में ब्रीफ देना चाहता हूं कि ब्रिटिशर्स ने मोटे मोटे तौर पर कौन सा तरीका अपनाया इंडिया में अपने पैर जमाने का। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो जो है वो डेफिनेटली आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, है ना, और बहुत सारी बातें जो है वो आपको पता चल गई होगी कि ब्रिटिशर्स जो है वो इनिशियल फेज में इंडिया में उनका किस तरीके का प्रोग्रेस था। ठीक है, तो आगे आने वाला डेफिनेटली जो पार्ट है उसमें हम लोग फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रेंच लोग जो है वो इंडिया में कैसे आए और इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है ब्रिटिशर्स के साथ वो किस तरीके से हुआ, और जब इनके बीच में लड़ाइयां हुई तो दोनों में से कौन सी पावर जो है वो इंडिया में रही और कौन सी पावर जीती, और फ्रेंच जो है उन्होंने डेफिनेटली किस तरीके से ब्रिटिशर्स को टैकल किया। और ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में ये जो लड़ाइयां हुई इनको कहा जाता है कार्नेटिक वॉर्स, क्योंकि उस टाइम पे एक रीजन हुआ करता था। कार्नेटिक तो डेफिनेटली आज का प्रेजेंट हम लोग बोलते हैं कर्नाटक है, बट पहले वाला जो कार्नेटिक था वो अलग था। अब वो क्या था ये हम लोग डेफिनेटली अगले आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि ये कार्नेटिक वॉर्स क्या थे, इनको कार्नेटिक वॉर्स क्यों कहा जाता है और इन वॉर्स में कौन जीता, ये सारी बातें जो है वो अगले वीडियो में डेफिनेटली आएगी। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। अब जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा सवाल है आज ही के लेक्चर में, आज के वीडियो में जितना भी हम लोगों ने कवर किया तो उसमें से एक फैक्चुअल सवाल मैं आपको पूछने जा रहा हूं। ठीक है, देखो सवाल आपके सामने है, फैक्चुअल सवाल है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स फरमान गेव द टाइटल मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी, मतलब क्या है कि कौन से ऐसे मुगल एम्परर थे या मुगल एम्परर का जो फरमान था जिनको मैग्ना कार्टा ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। और नीचे 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस में से आपको एक सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो जो भी सही आंसर आपको लग रहा होगा वो आप डेफिनेटली कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, तो मुझे भी समझ में आएगा कि आज का लेक्चर जो है वो कितने लोगों को सही तरीके से समझा है। ठीक है, तो चलिए फिर उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा। बाकी सारी बातें हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स में करते ही रहेंगे। ओके, और अगर आपका कोई पार्ट मिस हो गया हो तो आप प्लेलिस्ट में डेफिनेटली चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।